बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम क्लास 9 और 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि सेट है। सेट में 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अगर हम उसको भी काउंट कर लें तो टोटल 5 एक्सरसाइज बनती हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सेट से रिलेटेड और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आइडियाज आपको देने हैं, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो हम 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड। एक प्लेलिस्ट में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जितने भी आइडियाज होंगे चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको जब भी चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक ढूंढना हो तो वो आपको इजीली कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाए। और जब भी आपको एक्सरसाइज का कोई सवाल ढूंढना हो या एक्सरसाइज देखनी हो तो वो आपको अलग से एक एक्सरसाइज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो हम इसलिए दोनों को सेपरेट रखेंगे। हम तमाम आइडियाज चैप्टर से रिलेटेड वो सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट में बनाएंगे। हम हर एक एक्सरसाइज की अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, लेकिन जो आइडियाज की जो कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट होगी वो एक सिंगल होगी पूरे चैप्टर। तो हम सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह की मदद के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सेट। सेट की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट। तो सेट की डेफिनेशन बहुत आसान है, वो सिर्फ इतनी है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन से क्या मकसद है? एक साथ लिख देना, ग्रुप करके लिख देना, कलेक्ट कर लेना। किसको एक साथ लिखना है, किसको ग्रुप करना है? ऑब्जेक्ट्स को। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल है 1 2 3, ये 3 नंबर्स थे, हमने इनको कलेक्ट करके लिख दिया तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया। इसी तरह नंबर्स के बजाय अल्फाबेट हो सकते हैं, ABC हो सकता था, उसको हम कलेक्ट करके लिख देंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। मुमकिन है कोई ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हो, कोई डाटा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके लिख देंगे तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। अभी ये सेट नहीं बनेगा। सेट के लिए उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। सिर्फ डिफाइंड होना काफी नहीं है, यानी एक से ज्यादा राय मौजूद ना हो उसके बारे में। मिसाल के तौर पर डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जो वेल डिफाइंड नहीं है लेकिन डिफाइन है। मिसाल के तौर पर ऐसी 10 मूवीज का सेट जो इस साल सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगी, हमने वो 10 मूवीज इधर लिख दी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड तो हैं, ये मूवीज हैं, डिफाइंड हैं, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि यही 10 मूवीज सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगे, मुमकिन है कोई और 10 मूवीज हो। तो ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम सेट में नहीं लेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो तमाम के तमाम वेल डिफाइंड होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट से क्या मकसद है? हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अगर एक दफा हमने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट करना अलाउ नहीं है। एक दफा 1 आ गया तो दोबारा सेट में हम 1 नहीं लिखेंगे, हमने एक ही दफा लिखना है 1 को। तो एक दफा कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया तो हम दोबारा उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो इस तरह के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहेंगे। सेट की डेफिनेशन फिर से हम देखते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सिर्फ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हम नहीं लेंगे। एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जिसमें ये 2 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हो कि वो डिस्टिंक्ट भी हो और वेल डिफाइंड भी हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये सेट के एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 ये तीनों क्या है? सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि सेट को हम नाम किस तरह देते हैं। कैपिटल लेटर से हम सेट को नाम देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है सेट ए बराबर है इन 3 एलिमेंट्स के। इसी तरह से ये जो अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं ये 2 स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे सेट का। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट के अंदर। उसको हम साइज ऑफ द सेट भी कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं सेट का, या एक फैंसी वर्ड हम कार्डिनैलिटी भी वर्ड यूज करते हैं। और उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एन, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम पैरेंथेसिस लगा के किस सेट में उस सेट का नाम लिखते हैं और इक्वल उसकी कार्डिनैलिटी या साइज लिख देते हैं सेट का, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो टोटल 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट में, तो हमने 3 लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि सेट में मौजूद जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कितनी तरह से हम लिख सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 तरीकों से हम लिख सकते हैं। जो भी तरीकेकार हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सुटेबल होगा, कोई भी तीनों में से कोई एक तरीकेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था वो टेबुलर फॉर्म थी। इसमें हम एलिमेंट्स को लिख के मेंशन करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सेट का हिस्सा है। लेकिन ये एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट से क्या मकसद है कि इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1000 एलिमेंट हो, 2000 एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट्स हो, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेट है वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट, जब भी हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। तो दोनों तरह के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी।
होगी। अगर इस तरह का कलेक्शन ऑफ डाटा हो जिसमें हम टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर ही नहीं सकते, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हमारे पास दो और तरीकेकार हैं। सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सेट है रैशनल नंबर का सेट या रियल नंबर का सेट, उसको हम टेबुलर फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक वेरिएबल असाइन करते हैं और उस वेरिएबल के साथ कुछ रिलेशनशिप लिख देते हैं। वो रिलेशनशिप उस सेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही होती है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ हमने एक वेरिएबल x डिफाइन किया और आगे उस वेरिएबल की हमने अलजबरा फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दे दी कि x वो तमाम नंबर है जो छोटे भी हैं 3 से और बराबर भी हैं 3 से। तो 3 से छोटा तो 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -1000 भी, ये सब 3 से छोटे नंबर्स हैं। तो हमने आगे मजीद बताया कि x का जो ताल्लुक है, ये जो आपको छोटा सा ई नजर आ रहा है, ये आप सेट में हर जगह देखेंगे, इसका मतलब बिलोंग टू, ताल्लुक रखना। x खुद किससे ताल्लुक रखता है? नेचुरल नंबर के सेट से रखता है। अब हम समझ गए कि जो नेचुरल नंबर खुद स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो 1 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो x कौन से नंबर होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे जो लोअर बाउंड है और 3 तक जाएंगे, क्योंकि x वो तमाम नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं। x नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3। ये टेबुलर फॉर्म वाला ही सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरह के हम जहाँ वेरिएबल असाइन करते हैं उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर हमारे लिए ये भी इम्पॉसिबल है तो हमारे पास एक और तरीकेकार है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं और वो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल कार्स इन द वर्ल्ड, तमाम कारों का सेट जितनी भी दुनिया में मौजूद है। तो हमारे पास ये 3 तरीके कार हैं, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल हो वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, तो हम बाकी दो में नहीं करेंगे। हम एक ही सेट को अगर पॉसिबल है तो तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। हम पाबंद नहीं है इस बात की कि हमने किसी एक फॉर्म में ही मेंशन करना है। अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो हम तीनों में मेंशन कर सकते हैं, वरना जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड फॉर्म होगी हम उसमें लिख देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के अलावा है, एक तीसरा फैक्टर है जिसका हमें सेट में ध्यान रखना होता है। ये तमाम फैक्टर्स कैसे हमारे सामने आते हैं? जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके लिखना होता है। मिसाल के तौर पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं अल्फा, अल्फा, बीटा और गैमा। ये हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमें इन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके लिखना है। करली ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिखना है। लेकिन देखें यहाँ प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर हमें इसको सेट बनाना है इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये तो रिपीट हो रहा है, अगला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बाकी तमाम ऑब्जेक्ट से डिस्टिंक्ट हो, रिपीट ना हो, उससे मुख्तलिफ हो। तो ये तो मुख्तलिफ नहीं है। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी अल्फा लिख दूंगा तो ठीक है, सेट बनाने के लिए काफी है कि हमने एक दफा ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी भी हम साथ साथ देख लेते हैं। क्या ये तमाम ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है? बिल्कुल, ये ग्रीक लेटर्स हैं, हम जानते हैं। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है। हम इस रिपीटेशन वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, हम अगले ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे बीटा, फिर हमने अगला ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉमा लगाएंगे और गैमा, ये लास्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और मजीद ऑब्जेक्ट्स आगे होते तो कॉमा लगा के हम उनको आगे लिखते रहते हैं। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया और ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के अलावा, वो ये कि ये किसने डिसाइड किया कि अल्फा पहले आएगा और बीटा बाद में आएगा? मुमकिन है मैंने जब लिखा तो मैंने बीटा पहले लिख दिया, अल्फा उसके बाद लिख दिया और गैमा उसके बाद लिख दिया। ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है? ना ये डिस्टिंक्ट वाली है ना ये वेल डिफाइंड वाली है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। ये पूरे सेट का ऑर्डर चेंज हुआ है। यानी क्या हुआ? ये अगर सेट की पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 1 2 3, यहाँ सेट की पोजीशन 1 पे अल्फा आया, सेकंड पोजीशन पे बीटा आया, थर्ड पोजीशन पे गैमा आया, और यहाँ पोजीशन 1 पे बीटा है, पोजीशन 2 पे अल्फा है, पोजीशन 3 पे गैमा है। क्या ये दोनों अलग-अलग सेट होंगे? क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट सेम है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग नहीं है। अल्फा बीटा गैमा, यहाँ भी अल्फा बीटा गैमा है। तो क्या ये अलग-अलग सेट है? नहीं, ये दोनों सेम ही सेट होंगे। अगर मैं इस सेट को ए का नाम दे दूं और इस सेट को बी का नाम दे दूं तो ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, दोनों में ऑब्जेक्ट्स सेम है। अगर किसी एक में भी कोई ऑब्जेक्ट एक ज्यादा हो या कम हो तो ये दोनों सेट फिर सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, तो ये दोनों सेट बराबर हैं। ऑर्डर चेंज करने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, एक फाइनाइट सेट है, हम इसके एलिमेंट्स गिन सकते हैं और इसका जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो नंबर्स हैं। इसके भी एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी 7 है और इसके जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं या इंग्लिश लेटर्स हैं। इसी तरह यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म लिखी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, हमने क्वांटिटी लिख दी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये एक ऐसा सेट है। यहाँ हमने कलर्स लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है नंबर्स और सिर्फ अल्फाबेट्स ही हो सकते हैं सेट का हिस्सा। कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन वेल डिफाइंड होने चाहिए। हमने यहाँ कलर नेम लिख दिए हैं, एक ऐसा सेट बना दिया। यहाँ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स लिख दिए हैं सेट ई। इसी तरह सेट एफ को अगर हम देखें तो यहाँ भी नंबर्स हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, यहाँ पर राइट साइड पे इन्फिनिटी है। अगर हम सेट जी को देखें तो ये एक इंटीजर सेट है, इसके लेफ्ट साइड पे भी इन्फिनिटी है। ये 3 डॉट ये बता रहे हैं कि कहीं नहीं रुक रहा, और ये कुछ नंबर्स ये बता रहे हैं कि अगला जो एलिमेंट होगा वो किस तरह प्रोसीड कर रहा है, अगला सक्सेसर किस तरह मौजूद है। यहाँ लेफ्ट पे भी इन्फिनिटी है और राइट पे भी इन्फिनिटी है। ये हमारा इंटीजर नंबर का, ये हमारा रैशनल नंबर का सेट है जो भी हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, और इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हमने किस तरह से रीड करना है। तो सेट के बारे में हमने देखा, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अगर इस तरह की कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं।